नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कान के बूंदे कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी, बड़े ही ध्यान से सुनिए। वकील के यहाँ एक मुंशी रखा हुआ था। मुंशी उसकी पत्नी के साथ वहीं पर उसी के घर में कुछ दूरी पर रहता था। मुंशी जी की पत्नी बड़ी पढ़ी लिखी थी, लेकिन वह तीखे स्वभाव वाली थी। मुंशी जी की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। उसकी बीवी को 5वें-6 महीने गर्भ से थे, इसलिए उसको अपने घर जाना ही उचित समझा, क्योंकि उसके यहाँ पर कोई स्त्री नहीं थी। मुंशी ने भी उसे वहाँ जाने के लिए अनुमति दे दी थी। एक दिन कचहरी से लौटकर वकील साहब चाय के लिए बैठे ही थे कि हीरालाल एक थाली में कुछ मिठाइयाँ लेकर आया, जो एक सुंदर रुमाल से ढकी हुई थी। बोला, घर में बनाया था। तो मैंने कहा, थोड़ा सा आपके लिए भी ले चलूं। बहू जी तो घर मायके गई हुई है, अब आपके लिए कौन बनाता होगा। वकील साहब ने मन ही मन सोचा, वो यहाँ होती तो क्या बनाकर खिला देती। प्रकट में बोले, क्यों तकलीफ की, हीरालाल महाराज ही बना दिए थे। महाराज वकील जी के नौकर का नाम है। जो कुछ मैं चाहता हूँ। हीरालाल ने धीरे से थाली को मेज पर रखकर रुमाल हटा दिया, फिर बोला, वकील साहब ये पकौड़ियाँ खाइए। वकील साहब को पकौड़ियाँ बहुत ही पसंद थी। वह कुछ ही मिनटों में सभी पकौड़ियाँ खा गया। हीरालाल शर्माए कि शायद मैं कुछ थोड़ी लेकर आया हूँ, बाकी मिठाइयाँ भी बहुत अच्छी हैं। क्या तुम्हारे घर की ही बनी है? हाँ, हीरालाल प्रसन्न होके बोला। हाँ सरकार, हम लोग जो बाजार की मिठाइयाँ खाते ही नहीं, हम तो सब अपने हाथ से बना लेते हैं। सस्ती की सस्ती पड़ती है और बाजार से भी अच्छी रहती है। वकील साहब बोले, मालूम होता कि भोजन बनाने वाली बड़ी चतुर है, पर वह तो मिर्जापुर तरफ की है। देहात की लड़कियों को तो भोजन बनाने में कला में निपुण नहीं होती। हीरालाल बोला, दिनों का ही फेर समझिए वकील साहब, यह मुंशी नव किशोर राय की लड़की है। एक ही रात डाकू ने ऐसा जबरदस्त डाका डाला कि इनका सब कुछ लूट कर ले गई। इनकी माता के साथ ये अपने मामा के यहाँ रहती है। अच्छा, ये वकील साहब के लड़की, वो वकील तो रायपुर के बहुत ही चतुर वकील माने जाते थे। हाँ वकील साहब आश्चर्य से बोले। हीरालाल ने प्रसन्नता का भाव जाहिर करते हुए कहा, वकील साहब गुस्ताखी माफ हो। एक अर्ज करता हूँ, आप कल सवेरे मेरे झोपड़े में भोजन कीजिए, हम गरीबों के भोजन का स्वाद भी लीजिए। वकील साहब वहाँ भोजन नहीं करना चाहते थे, उन्होंने इसलिए बात को फेर दिया। हीरालाल बोला, इसमें तकलीफ की कोई बात नहीं है वकील साहब, उसका स्वभाव तो ऐसा ही है कि अगर 10 खाने वाले आ जाएं तो उन्हें दूनी खुशी होती है। सुस्ती में तो उनका नाम ही नहीं। खाने वालों को खिला पिला के चाहे उसके खाने के लिए एक कौर भी ना बचे, वह बड़ा संतोष होती है। वकील साहब बोले, अच्छा, भोजन के तो तुम्हारे घर में मैं स्वीकार कर लेता, पर मैं वहाँ खाने नहीं जाऊँगा, तुम खाना यहीं पर ले आना। हीरालाल ने खुश होकर कहा, ठीक है। उनका एक अजीब तरह की परेशानी उन्हें तंग करके डाल। भोजन के लिए महाराज पूछने आया। कई बार पूछने पर जैसे सोते सोते उन्होंने चौंक कर इनकार कर दिया। महाराज कई बार खाने के लिए पूछने आया, लेकिन उसने वकील साहब ने उससे भी मना कर दिया। कहा कि आज तो मैं हीरालाल के यहाँ पर ही खाना खाऊंगा। हीरालाल वकील को खाना खाने के लिए बुलाने आया। वकील ने हीरालाल को 5 रुपए दे दिए और कहा कि सभी की मत पी लेना। हीरालाल ने कहा, नहीं साहब, मैं क्या पागल हूँ, मैं पहले घर में देकर फिर पीने जाऊंगा। हीरालाल चला गया। वकील साहब फिर पलंग पर लेटे, उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने अपने और हीरालाल के जीवन की तुलना की। चतुर सुशील से स्त्री पाकर वह कितना सुखी है, उसका गृहस्थ जीवन कितना सुखी है। वह मामूली मुंशी से स्त्री साधारण पढ़ी लिखी ग्रामीण बालिका है, फिर भी गृहस्थी का सर्वग बना हुआ है। एक मैं हूँ, शहर के बड़े वकीलों में 500-700 मासिक तो कमा ही लेता हूँ। बंगला है, मोटर है, सुंदर बगीचा है। स्त्री संस्कृत और अंग्रेजी में ग्रेजुएट है। लोग तो यही समझते होंगे कि मैं कितना सुखी हूँ। मित्र लोग आकर मेरी किस्मत की सराहना करते, किंतु मेरी किस्मत कैसी है मेरे सिवाय और कौन जान सकता है। बिना सुशील पत्नी के सब सुख होते हैं।
होते हुए भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। सच्चे गृहस्थी के सुख के सामने सारे सांसारिक सुख हे हैं। वह गृहस्थ जीवन मेरी खुशी मेरे जीवन में है ही नहीं। काश मैं भी किसी मामूली पढ़ी लिखी स्त्री से ही विवाह करता और वह सुशील होती तो जीवन कितना सुखी होता। यदि सुशीला न भी होती तो कम से कम बात में उसका तर्कशास्त्र तो न चलता। हर बात में वह अपनी विद्वता की छाप तो न जमाने लगती। किंतु यहाँ तो बात और ही है। हीरा अपने आमने सामने कुछ समझती ही नहीं। हीरा वकील की पत्नी है, हीरा देवी। दूसरों के सामने वह कुछ कहता है तो मैं डरता हूँ, न जाने क्या कह देगी, फिर मुझे उसके सामने लज्जित होना पड़ेगा। ऐसे सोचते सोचते कब वकील जी को नींद आ गई और उसे पता ही न चला। सवेरे जब वकील साहब सोकर उठे तो दिन चढ़ आया था। हीरा लाल अपने वकीलों के साथ वकील साहब की इंतजारी में बैठा था। वकील साहब उठे कहा तो सोने से पहले उन्होंने यह निश्चय किया था कि हीरा लाल के घर का भोजन अस्वीकार नहीं करेंगे। चाय पीते महाराज जी बोले, आज यहाँ क्या खाना बनाऊं? वकील साहब से, मेरे लिए कुछ नहीं बनाना, आज मैं यहाँ हीरा लाल के यहाँ खाऊंगा। इधर भोजन के समय जब हीरा लाल वकील साहब से पूछने आए, उन्होंने कहा, चलो वहीं चल के खा लेता हूँ, तुम भी घर पर रहोगे, बार बार दौड़ना से बच जाओगे। वकील साहब को लेकर वह अपने घर पहुंचा। वकील साहब घर की सफाई देखकर दंग रह गए। छोटे छोटे 2 कमरे कमला ने ढंग से सजा रखे थे। इतनी सफाई थी कि उसकी चतुराई से वह चकित रह गया। उसने स्वप्न में भी यह आशा नहीं की थी कि उसके नौकरों के रहने की कोठरी इतनी सुंदर ननंद कानन बन रही होगी। जो घर कमला सी चतुर गृहिणी के आलोक से आलोकित हो रहा है, उसकी तुलना नंदन कानन भी क्या करेंगे। वकील साहब दूसरी कोठरी में बैठे थे। बीच के दरवाजे पर एक पटी हुई साड़ी का हिस्सा हुआ हल्के रंग का पर्दा बना हुआ था। पर्दे के पीछे वकील साहब बार बार कमला के पैरों की मधुर पजेब की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, जिसे वह रह रहकर उनका मन चंचल हो जाता। जिन पैरों के पाजाब की मधुर ध्वनि वकील साहब के हृदय को दोलायमान किए डालती थी, उन पैरों को एक बार वह चूम लेने का उसका मन आतुर हुआ उठा। हीरा लाल ने आसन बिछा के पानी रखा। कमला थाली परोस के लाई। आज उसने बहुत ही मामूली हल्के रंग की साड़ी पहन रखी थी। नीले रंग में उसका रंग और भी निखर कर आ रहा था। खाना सादा था, दाल चावल रोटी और 2 तरह की मामूली तरकारी थी, किंतु सादा भोजन उसके होने पर भी इतना स्वादिष्ट था कि मिर्च मसाला बहुत कम था। फिर भी जाने क्या था कि वकील साहब खाते ही रह गए। हीरा लाल, मुझे खाना इसी तरह का पसंद है, किंतु महाराज तो जरूर से ज़्यादा मिर्च डाल देता है। परिणाम यह होता है कि मैं भरपेट भोजन खाता ही नहीं। अपनी स्त्री से कहो कि मेरे लिए मेरे महाराज नौकर को भी खाना बनाना सिखा देगी कि। हीरा लाल हंसता हुआ बोला, वकील साहब, वह कहती है कि आप यहाँ ही क्यों नहीं खा लेते? वकील साहब हंसकर बोले, सो यहाँ किस्मत में ही नहीं, सबको थोड़े ही खाना नसीब होता है ऐसा। कहते कहते शायद चले गए। कचहरी में देरी हो गई। हीरा लाल भी जल्दी जल्दी भोजन करके भागा। आज वह भी वकील साहब की कार में बैठकर ही वहाँ गया था। प्रशंसा झूठी हो चाहे सच्ची, किंतु ऐसी चीज है जिसे सुनकर प्रसन्न हो जाना मनुष्य का स्वभाव है। अपनी प्रशंसा के इतने बंधते पुल सुनकर कमला खुश हो उठी। ऐसी बात नहीं है। वह चीजें दूने उत्साह के साथ बनाने लगी और रोज कोई न कोई नई वस्तु बनाकर वो वकील साहब के लिए बेचती थी। उसके हृदय में और कोई भाव नहीं था, किंतु प्रशंसा पाने की लालसा जरूर थी। वकील साहब इसका दूसरा ही अर्थ लगाते थे। वे बार बार सोचते थे कि जिस प्रकार मेरे हृदय में उसके लिए प्रेम है का सूत्रपात हुआ है, उसी प्रकार कमला के हृदय में भी ऐसा ही होगा। वे सदा इसी चिंता में व्यस्त रहते थे, किंतु प्रेम प्रकट करने का उन्हें कभी साहस नहीं होता था। इसके अतिरिक्त वे विश्वास की जगह अविश्वास को स्थान देकर पतित न होना चाहते थे। वे अपनी इंद्रियों का दमन करके अपनी सच्ची मित्रता पर धब्बा नहीं लगाना चाहते थे, किंतु ऐसा होने से किसी से टाला नहीं जा सकता। एक बार जब हीरा लाल की तनख्वाह देने गए तो उन्होंने वकील साहब ने 10 रुपये की जगह हीरा लाल को 15 रुपये दे दिए और कहा कि हीरा लाल, मेरी आमदनी बढ़ गई है, इसलिए मैं 5 रुपये तुम्हारी तनख्वाह के भी बढ़ाता हूँ। हीरा लाल बहुत ही खुश हुआ। उसने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि एक साथ 5 रुपये तनख्वाह बढ़ जाएगी। वह हंसता हुआ खुशी में मगन घर आया और कमला से बहुत ही खुशी में पैसे देते हुए कहा कि कमला, तुम मेरे लिए सच में
लक्ष्मी हो। जिस दिन से तुम मेरी ज़िंदगी में आई हो तुमने मेरी ज़िंदगी को स्वर्ग बना दिया है। वकील साहब ने मेरे 5 रुपये बता दिए हैं और यह सिर्फ आपके खाने के कारण ही हुआ है। लो 5 रुपये, खाना अच्छे से बना करो, ऊपर वाले 5 रुपये सभी खाने पर लगा दिया करो। ठीक है, कमला ने हीरालाल को उत्तर दिया। वकील साहब दूसरे दिन हीरालाल के यहाँ खाना खाने आए। आज कमला ने कई तरह की भोजन सामग्री तैयार की। हीरालाल थाली में परसावा वकील साहब के सामने रख दी। बाहर से कुछ मुवक्किलों ने आवाज़ दी, हीरालाल कमला से कहकर कि तुम वकील साहब को खिला दो, मैं जरा मुवक्किलों को संभालूं वरना बहक जाएंगे और बाहर चले जाएंगे। सामने ही दूसरे वकील का घर था। उसे डर था कि कहीं वे वकील दूसरे घर के यहाँ ना चले जाए। हीरालाल मुवक्किलों से बातचीत कर रहा था। कमला वकील साहब के लिए खाना खिला रही थी। बिल्कुल एकांत था और सामने वही वस्तु थी जिसके वे भगत थे। वकील साहब कुछ हतप्रभ और चंचल से उठे। वे बोले, खाना इतना अच्छा बना है कि जी चाहता बनाने वाले के हाथ चूम लूं। कमला कुछ न बोली, पर उसे एकांत अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वकील साहब के चेहरे की लाली और आंखों की उन्मत्तता साफ दिख रही थी। हाथ धुलाने के बाद कमला टॉवल देने लगी तो वकील साहब ने टॉवल लेकर कमला की ओर झुके। कमला कहा, हाय हा क्या करते हो? कमला ने दोबारा फिर कहा, आहा क्या करते हो? पीछे सरकी, पीछे दीवार होने के कारण ज्यादा न हट सकी। वकील साहब ने जरा सा झुककर कमला की ओर आगे बढ़ने का प्रयास किया। वह न चाहती हुई भी कमला इसका विरोध न कर सकी। कुछ क्षण कमला अधरामृत का पान कर बिना कुछ कहे बिना ही वकील साहब बाहर चले गए। वकील साहब के बाहर आने के बाद हीरालाल भी खाना खाने गया। आज फिर वकील साहब के साथ हीरालाल को कचहरी जाना पड़ा। वकील साहब हीरालाल को अपने साथ अपनी गाड़ी में बिठाकर ही कचहरी ले गए। वकील साहब के कर्तव्य पर बार बार विचार करती रही कमला। उसे रह रहकर अपने साथ अपने पतन का दुख हो रहा था, किंतु उसे कभी नहीं सोचा था कि यह मामला इस हद तक भी पहुंच जाएगा। शाम हुई। आज वकील साहब क्लब न जा सके। उनका उचित उदास था। आज हीरालाल का कोई आमदनी भी नहीं हुई थी। वह पीने के लिए व्याकुल सा था। वह फिर वकील साहब के पास आया। वकील साहब को समझने में देर न लगी। 1 रुपया निकालकर उसके हाथ में रख दिया। हीरालाल कलारे की तरफ भागा। वकील साहब धीरे धीरे हीरालाल के घर की ओर गए। जूतों की आवाज़ सुनकर हीरालाल के धोखे में कमला ने उठकर दरवाज़ा खोल दिया। सामने वकील साहब को खड़ा देखकर वह बहुत घबराई। अब न दरवाज़ा बंद करने बनता था और न ही खोलने बनता था। वह कुछ क्षण तक दरवाज़ा पकड़े खड़ी रही। बोली, क्या चाहिए आपको? वकील साहब रुदे हुए कंठ से कंपित स्वर में बोले, तुम्हारी माफ़ी मांगने आया हूँ। कमला जरा भीतर बैठ जाने दो, फिर कहता हूँ। कमला दरवाजे से सरक गई। वकील साहब आकर भीतर कुर्सी पर बैठ गए। कहा, मुझे कर्तव्य पर बड़ा दुख है। कमला, तुम मुझसे नाराज़ तो नहीं हो? कमला कातर स्वर में बोली, मैं नाराज हूँ या खुश हूँ अब पूछकर क्या होगा? यह तो आपको पहले ही पूछना चाहिए था। फिर मैं भी आपसे पूछती हूँ, आखिर हट से क्या लाभ है? मेरी और आपकी दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वैसे आपको तो विशेष हानि नहीं होगी, किंतु मैं नहीं सह सकूंगी। वकील साहब ने भराए स्वर में कहा, कमला, मैं तो पागल हो रहा हूँ। मेरी दवा तुम्हें छोड़कर कोई नहीं हो सकती। वैसे आज तो कुछ भूल हो गई। मैं तुम्हें माफ़ी मांगना चाहता हूँ। तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध मैं तुम्हें कभी हाथ न लगाऊंगा। रही तुम्हारे जीवन बर्बाद होने की बात, सो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हीरालाल को भी कभी किसी हालत में अलग न करूँगा और तुम्हारे जीवन मेरे जीते जी कभी बर्बाद नहीं हो सकता। कमला ने दीन भाव से पूछा, फिर यह कहाँ तक उचित है कि आदमी आपका विश्वास करे और उसी के साथ आप अविश्वास करें? कभी इन हीरालाल को जरा सा भी शक हुआ तो मेरे और आपके विषय में क्या सोचेंगे? वकील साहब बोले, कमला, शक होने ही कैसे पाएगा? कहते उठकर पास खड़ी हुई कमला का उन्होंने गाढ़ा आलिंगन कर दिया और उसी शाम उनका पतन हो गया। इस बात से कमला को कुछ दुख था। वह तो था ही, वकील साहब भी अपने कर्तव्य से संतुष्ट न थे। न जाने कितने दिन और कितनी रातें उन्होंने बेचैनी से बिताई, किंतु कार्यक्रम उनका
धोखा जो का त्यों चलता रहा। रोज शाम को हीरालाल जब कलारी जाता उसी समय वकील साहब उनकी मधुशाला पहुँचते ही वह कर्म महीनों चलता रहा, किंतु हीरालाल कुछ भी न जान सका। धीरे धीरे कमला को गर्भ के लक्षण प्रकट हुए। विवाह को 9 साल हो चुके थे। इतने दिन बाद से ही हीरालाल ने उम्मीद छोड़ दी थी, किंतु जब उसे मालूम हुआ कि कमला गर्भवती है तो वह बेहद खुश हुआ। उसने मन ही मन सोचा कि वकील साहब के यहाँ लड़का हुआ तो इधर भी ईश्वर ने भेज दिया है, इसमें क्या रहस्य है। बेचारा हीरालाल कुछ नहीं जानता था। वह बहुत खुश था कि वह कमला हीरा गर्भ से है। एक दिन हीरालाल भोजन के बाद रुपया लेकर कलारी की तरफ चला। रास्ते में उसका एक लेनदार मिल गया। उसे हीरालाल के करीब 10 रुपये लेने थे। हीरालाल को देखते उसने 10 तो सीधी सीधी सुनाई और रुपये छीन लिए। जब कलारी जाके हीरालाल करता तो क्या करता, लाचार घर की तरफ लौट पड़ा। घर आकर देखा तो उसने वकील साहब को बैठा पाया। उसने अपने घर में वकील साहब को देखकर हीरालाल को अचानक उस समय पहुंचा देखकर वकील साहब को आश्चर्य हुआ, किंतु वकील साहब चतुर थे। बोले, क्यों हीरालाल, हमेशा तो मुझे भोजन के लिए पूछा करते हो। आज जब मुझे घर में ढंग का खाना न मिला तो पहले ही खा पी कर बैठ गई। हीरालाल बोला, अरे और बना देगी वकील साहब। उसने पत्नी को वकील साहब के लिए और खाना बनाने का इशारा किया। वकील साहब रोकते हुए बोले, नहीं, अब क्यों तकलीफ देते हो, मैं जानता हूँ तुम लोगों ने खाना खा पी लिया है, अब मुझे भूख नहीं है, मैं नहीं खाता। फिर कुछ हंसकर बोले, और तुम्हारा क्या हाल है, मालूम होता आज चढ़ाई नहीं। हीरालाल के हृदय में कुछ आशा का संचार हुआ। इस समय मदिरा से अधिक आकर्षक कोई दूसरी चीज नहीं है मेरी दृष्टि में। बोला, चढ़ाया कैसे। वकील साहब, एक साड़ा लेनदार मिल गया था, रुपया छीन ले गया। फिर मैं कलारी जाकर क्या करता, पैसे तो मेरे वो ही ले गया। वहाँ कई दूसरों की पीते देखकर और भी जी खराब होता। आपके पास हो तो सरकार जिला दो, नहीं तो मैं बिना खुराक के मर जाऊंगा। जेब में से 5 रुपए का नोट निकालते हो वकील साहब बोले, मेरे पास छठा रुपया नहीं है और तुम्हें रुपया देते हैं तो डर लगता है। नशे में झोंक में जाने कितनी पिया होगी। हीरालाल, नहीं सर, मैं 1 रुपये से ज़्यादा नहीं पीता। वकील ने हीरालाल को 5 का नोट दे दिया और वह कलारी की ओर चल पड़ा। वकील साहब बोले, पहले अपनी पी कर लो, फिर हमारी करना। हीरालाल हंसता हुआ चला गया। हीरालाल जब आग से ओझल हुआ तो कमला का आलिंगन करते हुए वकील साहब बोले, तुम इस शराबी की दास हो। कमला, यदि बदलने का कानून होता तो मैं हीरा को दे के तुम्हें ले लेता। हीरा के साथ भले ही खुश न रहती, परंतु तुम्हारी शरीक ही तो हो। दुनिया में कहीं ढूंढने से भी नहीं मिलती। न कमला ने कुछ उत्तर नहीं दिया। विदाई की अंतिम छाप कमला के होठों पर लगाकर वकील साहब अपने घर आए। कमला के गर्भ का 5वां महीना चल रहा था। हीरालाल खूब पी के लोटा लौट कर 3.5 रुपये कमला के सामने फेंक दिए। फिर वह खाट पर बेहोश गिर पड़ा। आज उसने दूनी चढ़ा ली। धीरे धीरे हीरालाल को अपनी पत्नी और वकील के चरित्र पर कुछ संदेह होने लगा, किंतु वह कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं पड़ती थी जब तक वह अपनी आंखों से कुछ देख न ले। लेकिन इस विचार मात्र से उसका हृदय बड़ा ही दुखी होता था। अब वह ज्यादा पीने लगा, किंतु इस पर उसे शांति मिलती थी। अब बड़ा व्यथित और घबरा सा रहता था। एक दिन वह कमला से बोला, कमला, जाने क्यों तुम्हारा वकील साहब के साथ इतना मिलना जुलना मुझे पसंद नहीं आता। कमला ने कहा, मैं तो उनके घर मिलने नहीं जाती, तुम उन्हें मना कर दो, मैं उससे नहीं बातचीत करूंगी। हीरालाल ने निरुत्तर होगा। वकील साहब को रोकने का उसमें इतना साहस न था, क्योंकि वह उसके यहाँ नौकरी करता था और वह इसे रोज आमदनी भी देता था जिसे वह अपनी पीने की गुजारा करता था। वह मकान की तलाश में उसने सोचा मकान ही बदल लूँ तो अच्छा रहेगा। वह मकान की तलाश में चला। रुपये लेकर कलारी की तरफ जाने के इरादे से निकला, किंतु कुछ ही दूर जाने पर उसे कुछ मुवक्किल मिल गए। वह उन्हें लेकर लौट पड़ा। बंगले पर जाने पर मालूम हुआ कि वकील साहब क्लब गए हैं। मुवक्किलों से बात करके वह 5 रुपये फीस की पेशगी लेकर हीरालाल अब सवेरे आने की ताकीद करके घर की ओर तरफ चला। वह रबर सोल जूते पहना था, इसलिए जूतों की आवाज़ न हुई। बाहर बरामदे में पहुंचकर उसने देखा कि सामने का दरवाज़ा बंद है। अंदर से वकील साहब और कमला के हंसने की आवाज़ आई।
वह चुपचाप कुछ क्षणों तक खड़ा रहा। उसने सुना कमला कह रही थी कि लड़की हो या लड़का है तो तुम्हारा ही, उसकी पूरी जिम्मेवारी तुम ही पर रहेगी। मैं यह न देख सकूंगी कि तुम्हारा बच्चा मोटर पर बैठकर स्कूल जाएगा और दूसरा पैर घसीटता हुआ जाएगा। वकील साहब बोले, पगली हुई हो, तुम्हें मैं यहाँ न रहने दूंगा, मैं तुमको लेके भाग जाऊंगा। वकालत, मकान, बगीचा सब हीरा और हीरा लाल को दे दूंगा, छोड़ जाऊंगा। मेरे पास बस तुम हो। मैं दुनिया की सारी संपत्ति को ठुकरा दूंगा। मोटर में अपने बच्चे के लिए साथ रखूंगा, कहीं भी रहूंगा, कमा खाऊंगा। हो न तैयार इस बात के लिए। कमला हंस पड़ी। हीरालाल अधिक सुन न सका। संताप से वह पागल सा हो रहा था। उसने जोर से एक ठोकर दरवाजे पर लगा दी। दरवाजा अंदर बंद था। वह कुछ क्षण भी ठहर न सका और तेजी के हाथे बाहर निकल गया और अंधकार में किधर गया अदृश्य हो गया। इसके बाद वह कभी दिखाई न दिया। इस घटना को कई मास बीत गए। अब कमला और वकील साहब के संबंध की चर्चा घर घर में हो गई। संदेह तो लोगों को पहले से ही था, किंतु हीरालाल के इस प्रकार अचानक लापता हो जाने पर संदेह करने में कोई संदेह का कारण नहीं रह गया। सभी की हर गली में उनकी चर्चा होने लगी। एक सखी ने कुछ गोलमाल बात करके हीरा देवी वकील की पत्नी को पत्र लिखा। उसने यह लिखा कि तुम वह फौरन यहाँ चली आए। इसके लिए एक दिन पहले हीरा देवी को इससे एक दिन पहले वकील साहब ने अपनी पत्नी को पत्र लिखा था कि यहाँ कई तरह की मौसमी बीमारियां फैली हुई हैं। ऐसे समय में तुम बच्चे को लेकर यहाँ मत आना। मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊँगा। अब हीरा देवी पति के असली मतलब को समझे। उसके सिर से पैर तक आग लग गई। उसी दिन रात की ट्रेन से वह रवाना हो गई। उसके पहुंचने से 15 दिन पहले बंगले में ही एक कमरे पर मैं कमला को कन्या हुई थी। हीरा देवी के इस प्रकार का अचानक पहुंचने की वकील साहब को संभावना न थी। वह किंतु व्यक्ति मूड सा हो गई। उसकी समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। पहुंचने के कुछ ही घंटे बाद हीरा देवी ने देखते ही देखते कमला को बच्ची समेत बंगले से बाहर निकाल दिया। बंगले से निकलते समय कमला वकील साहब के दफ्तर की तरफ मुड़कर बोली, मुझे उस कोठरी में रहने दो। मैं इतना नन्हा सा बालक लेकर कहाँ जाऊँ, फिर मुझसे चला भी तो नहीं जाता। वह अपनी बात पूरी भी न कर पाई कि अचानक हीरा देवी आ गई। डांट के बोली, सीधी निकल जाओ, मेरी इच्छा के विरुद्ध तुम इस अहाते में पैर भी नहीं रख सकती। वकील साहब बूथ की नाई बैठे रहे। उसने कुछ भी न करते बना उन्हीं की आंखें के सामने जिन्हें उन्होंने इतना आश्वासन दे रखा था, वही कमला गिरती पड़ती फिर इस प्रकार बंगले से बाहर चली गई। किसी को उस पर दया नहीं आई, किसी ने उसे शरण नहीं दी। अपने पाप के फल को हृदय से लखाए संताप के आंसू बहाती हुई कमला निर्दुभाव से चलती जा रही थी और हीरा लाल का भी कोई पता नहीं था। उसे बार बार में अपने हीरा लाल की याद आ रही थी और साथ ही उसे अपनी गलतियों का एहसास हो रहा था और उसकी आंखों से गंगा के आंसू बह रहे थे। आप सुन रहे थे कान के बूंदे समुद्रा कुमारी की कहानी। आपको कहानी कैसे लगी? नमस्कार।